नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों बाद आज क्लास हो रही है। जैसा कि मैंने 2-3 दिन वेट किया था कि शायद YouTube हमारा टेक्निकल इशू सोल्व कर दें। देयर वाज ए आइडेंटिटी इशू कि 2-3 ईमेल आईडी से संचालित होता है और किसी थर्ड पर्सन के नाम पे ये चैनल चलता है, तो वहाँ से थोड़ा आइडेंटिटी का इशू आ रहा था। उनकी आइडेंटिटी अप्रूव नहीं हो पा रही थी, इसलिए 4-5 दिन से टेक्निकल ग्लिच आने के कारण बंद कर रखा था यूट्यूब ने। अब चैनल प्रॉपरली ऑन कर दिया है, आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है थर्ड पर्सन की, जो भी है हमारे जिनके नाम पे ये पूरी कार्रवाइयाँ चलती हैं। थेफ्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। थेफ्ट नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया था। थेफ्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, आपके सबके पास पेपर्स हैं जो ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पे चर्चा नहीं करूँगा ताकि पेपर की गोपनीयता बनी रहे और आप सॉल्यूशन देख लें। थेफ्ट नंबर 2 जो CRPC 154 से लेकर और 265 तक सेक्शन कवर करता है, यही रेंज होगी 154 से 65 तक। इसका पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। देखो सीधा सा है कि एक ही टाइम पे चार्जशीट आ गई और जैसे लंच के पहले व्यक्ति ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई। कहाँ पर बात कर रहा हूँ? 167 सेक्शन 167 के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि बेल लंच से पहले बेल एप्लीकेशन लगाई। लंच के बाद पुलिस उसी मामले में चार्जशीट लेकर आ गई। ठीक है, 90 दिन में कोई चालान पेश नहीं हुआ था। 91वें दिन लंच से पहले तो लगा था बेल एप्लीकेशन, लंच के बाद पुलिस चालान लेके आ गई। तो एक ही दिन में अगर बेल एप्लीकेशन चालान दोनों आते हैं तो क्या स्वीकार करना है? चालान स्वीकार करना है, इट मीन्स चार्जशीट। तो चार्जशीट आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके आंसर रेफर करने में कहीं केस लॉ दे सकते हो, बशीर हरियाणा का दे दो, दिनेश दालमिया वर्सेस CBI का दे दो, असलम वर्सेस महाराष्ट्र का दे दो। कहीं केस लॉ है जिसमें सेम बात कह रखी है, वो किसी को भी आप रेफर कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर प्रॉब्लम बनाकर दे दिए जाते हैं प्री एग्जाम के अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपको कि 157 की रिपोर्ट पे आगे क्या कार्रवाई करनी। सीधा सा बात है, 159 सेक्शन को लिखना था या सेक्शन 159 ऑफ CRPC को रेफर करना था। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या विकल्प होते हैं भाई? इस विकल्प पे बात करूं तो आपको इसका विकल्प मिलेगा 397 में रिवीजन लगा सकते हो आप। ठीक है, किस में लगता है रिवीजन? हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में ऐसा रिवीजन लगता है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के अंदर किसी भी आदेश, चाहे वो उस आदेश के अंतर्गत एनी कंप्लेंट, एनी परिवाद रिजेक्ट किया है, खारिज किया है, उसका भी रिवीजन लग सकता है 397 के अंतर्गत। 4th क्वेश्चन नंबर पे बात करता हूं। 199(2) के मामलों में कौन सी प्रक्रिया अपनाओगे? सेक्शन 237 वाली प्रक्रिया अपनाओगे, कोई इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सीधा सीधा एक सेक्शन रेफर कर रहा है जिस सेक्शन का नाम है 257। ठीक है, परिवाद को वापस लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 एक सेक्शन को सीधा सीधा रेफर कर रहा है कि जब भी आपको क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में कोई भी इशू है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो 186 में या तो हाई कोर्ट सुनेगा, अगर वो एक ही हाई कोर्ट के लोअर में आता है, या 2 हाई कोर्ट के अंदर में आते हैं दोनों कोर्ट, तो वहाँ जहाँ पहले कार्रवाइयाँ संस्थित हुई थी वो कोर्ट सुनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रेफर करता है? क्वेश्चन नंबर 7 एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसको आप पढ़ोगे सेक्शन 167 तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर ये होगा कि जो सीकर कोर्ट है वो इसका आगे आदेश पारित नहीं कर सकता, वापस उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश नहीं कर सकता। तो सीकर कोर्ट 15 दिन के बाद JC में भेजने का आदेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
आप 167 पढ़ोगे, वहाँ लिखा हुआ है कि चाहे किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो या ना हो, 15 दिन के लिए आदेश कर देगा, चाहे पुलिस कस्टडी करो, जुडिशियल कस्टडी करो। 15 दिन समाप्त होने के बाद कोई भी आदेश अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट ही करेगा, अन्य मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन वाला केवल शुरू के 15 दिन ही कर सकता है। 15 दिन के बाद वाला कोई भी आदेश कौन करेगा? वही मजिस्ट्रेट करेगा जो ज्यूरिडिक्शन रखता है, ज्यूरिसडिक्शन रखता है। ठीक है, तो सीकर मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, वापस इसको चूरू मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा इस 15 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 सीधा सीधा 260 की अथॉरिटी 261 की अथॉरिटी रेफर करता है, और साथ ही 262 में क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? समन मामले की प्रक्रिया अपनाते हैं। कितना माह? 3 मंथ का मैक्सिमम कारावास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बिना एविडेंस के कन्विक्शन हो सकता है कन्फेशन पे 241 के अंतर्गत? तो बिल्कुल कोई मना नहीं है। हाँ, संस्वीकृति के आधार पर या कन्फेशन के आधार पर ऐसा दोष सिद्धि हो सकती है, पर आप एक केस और रेफर कर सकते हो बेटर इंप्रेशन के आधार पे कि जहां प्रॉपर्ली चार्ज बनाए गए, चार्ज समझा दिए, अभियुक्त को समझाने के बाद अगर वो उनकी स्वीकृति कर रहा है अपराध की, तो उस संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, परंतु एक केस है महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा, उसमें कहा है कि चार्ज जो आपने लगाए हैं, जिनको अभियुक्त कन्फेस कर रहा है, उस मामले में उन चार्ज को साबित करने के, उन चार्ज को संपुष्ट करने के लिए युक्त साक्ष्य मजिस्ट्रेट को ले लेना चाहिए। कई बार कन्फेशन किसी दबाव में या किसी प्रकार के प्रलोभन में या किसी पारिवारिक फायदे या सजा कम होने के प्रलोभन के आधार पर कर देता है, तो तात्विक तथ्यों की संपुष्टि कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। सोमनाथ थापा महाराष्ट्र का केस आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सीधा सा एक कौन सा सेक्शन आता है क्वेश्चन नंबर 10 में? सेक्शन 183 पढ़ोगे, उससे इसका आंसर मिल जाएगा। दिल्ली मुंबई के बीच में जहां जहां से वो गाड़ी गुजरी, कहीं भी आप करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जयपुर में चोरी का माल मिला, जयपुर करवा दो। ठीक है, मुंबई दिल्ली के बीच में जयपुर से गुजरी है, वहां से करवा दो। जिस भी स्टेशन से ट्रेन गुजरी, वहां कहीं भी चोरी हुई है, कहीं से भी आप करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 सीधा सीधा सेक्शन 174 लिखने को कह रहा है, आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 12 172 पर आधारित है। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या उपयोग लेता है पुलिस डायरी का? ठीक है, पुलिस अधिकारी जब पुलिस डायरी में स्टेटमेंट नोट करता है तो क्या अपनी रिफ्रेश मेमोरी कर सकता है? रिफ्रेश मेमोरी कर रहा है तो 159, 160 एंड 161 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपको यहाँ रेफर करनी है। तो 172 प्लस 159, 160, 161 इंडियन एविडेंस 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2-2, 3-3 लाइन इन तीनों सेक्शनों की लिख दो, 172 को पूरा के पूरा ही लिख दो। इतना सा आंसर आपको करना था। 13 में सेक्शन, सबसे पहले तो सेक्शन 200 का प्रोविजो 200 लिख दो आप। कब तो परीक्षा करेंगे, कब परीक्षा नहीं करेंगे, उसका प्रोविजो बताता है कब परीक्षा नहीं करनी। मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट कब प्रोसेस इशू करता है, इस स्टेज को समझिए। देखो, सबसे पहले 200 के स्टेटमेंट लेगा, क्या सफिशिएंट एविडेंस मिल रहा है? ठीक है, मिल रहा है, ओके, नो इशू। फिर आगे बढ़ेगा, 202 में अगर आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है तो इंक्वायरी करवाएगा, 202 की इंक्वायरी करवा ली। उसके बाद 204 में प्रोसेस इशू करता है। तो इस चीज को समझो कि पहले 200 के प्रोविजन, फिर 202 की इंक्वायरी का जिक्र करना है कि अगर आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है और इंक्वायरी 202 की करवा ली है, उसके बाद 204 में प्रोसेस इशू करना है। सेक्शन 164
उसके बाद कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू। कन्फेशन स्वतंत्र थी, बिना दबाव के की गई थी, पूरा प्रोसेस रेगुलरिटी के साथ फॉलो किया गया था, बहुत अच्छी एविडेंसरी वैल्यू रखती है। कन्फेशन करने वाले व्यक्ति मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कन्फेशन कर रहा है, उसका चिकित्सीय प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग जो भी केस लॉज है आपको रेफर करनी है साथ में। केस लॉज से बहुत अच्छा आंसर बनेगा कि क्या कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू है। तो 164 प्लस कन्फेशन की एविडेंसरी वैल्यू पे चर्चा करते हुए, अच्छा जिन लोगों को ये समस्या है कि सर क्या करें केस लॉज, हिंदी मीडियम वाले तो लॉ फाइटर की प्रक्रिया विधि, लॉ फाइटर की एक तो आती है प्रक्रिया विधि, दूसरी आती है मौलिक विधि हिंदी में तो, और इंग्लिश वाले समर्थ अग्रवाल की पढ़ लो। समर्थ अग्रवाल की जो प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ आती है इंग्लिश में, तो समर्थ अग्रवाल की प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव लॉ पढ़ लो। ये सारी जो क्वेश्चन एविडेंसरी वैल्यू पे केस लॉज है या एक जगह इकट्ठा हुआ क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ये मेंस के लिए आती है मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि फॉर मेंस, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, आपको एक अच्छा आंसर वहां से मिल जाता है, कवर हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो बोलूँगा नहीं, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इसमें एक तो सेक्शन 190 रेफर करना था, उसके बाद यहाँ पर 193 रेफर करना था। 193 में तो कहता है कि डायरेक्ट सेशन संज्ञान नहीं ले सकता जब तक उसको ट्रांसफर ना करें। ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कमिटल, सॉरी एक शब्द कमिटल यूज होता है यहाँ पर, कमिटल। ट्रांसफर नहीं करना, कमिटल करना है। 209 में कमिटल करते हैं। कब मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कोग्निजेंस ले सकता है? तो आपको सेक्शन 199(2) पढ़ना चाहिए, जब प्रेसिडेंट, गवर्नर या किसी मिनिस्टर वगैरह की डिफामेशन कर दी जाती है, ठीक है। तो आप ये सारे सेक्शन को रेफर करते हुए एक अच्छा आंसर बना दोगे। मुझे उम्मीद है कि 190 में कब, सबसे पहले क्वेश्चन 190 लिखना है, उसके बाद सेशन न्यायालय का लिखना है कि सामान्यतः नहीं ले सकता, 193 में लिख रहा है कमिटल है, फिर 209 में कमिटल होने के करते हैं तो क्या प्रोसेस अपनाते हैं, फिर 199 लिखना है कि इस मामले में सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है। 16 में सीधा सीधा एक सेक्शन रेफर करना है जिसको सेक्शन 195 कहा जाता है। 17 में सेक्शन 167 रेफर करना है, और 167 के अलावा यदि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश कर सकता है। क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का कर सकता है? सामान्यतः नहीं कर सकता, परंतु इसी का 167 का क्लोज 5 होगा या 6 होगा, जहां समन मामला था 6 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण नहीं होता तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोकने का आदेश कर देगा। इस चीज़ को जरूर मेंशन करें, ठीक है। क्लियर है? 6 मंथ समन केस वाला याद है ना, 5A6 से क्लोज देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा क्लोज है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अच्छा, FIR क्या है, ठीक है। FIR की एविडेंसरी वैल्यू पे चर्चा करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है कि FIR की एविडेंसरी वैल्यू जनरल रूप से आप पढ़ते हो कि 32 में काम में ले लो, ठीक है, या 145 में संपुष्टि में ले लो। 157 में कंट्राडिक्शन में भी आप FIR को यूज ले सकते हैं, जैसे 161 के बयान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 161 के और FIR के बयान लगभग सिमिलर रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? प्ली ऑफ एलिबी के रूप में, कि जैसे मैंने कोई अपराध किया, मेरे पे जयपुर में कोई अपराध करने का आरोप लगा, मैं उस दिन कलकत्ता में मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, मैंने FIR लिखाई है कलकत्ता के थाने में, तो 11 में प्ली ऑफ एलिबी के रूप में। सेक्शन 8 में सबसिक्वेंट कंडक्ट के रूप में FIR की एविडेंसरी वैल्यू है, ठीक है। FIR को सेक्शन 14 के अंतर्गत आप का आशय दर्शित करने के लिए कि इसने FIR करवाई है, झूठी FIR करवाई है, वहाँ यूज ले सकते हो। और क्या क्या कर सकते हैं?
एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू पर और क्या क्या कर सकते हैं। कहीं सारे केसेस में, एक तो केस याद रखना, राजेश्वर उत्तर प्रदेश राज्य का है क्या? नहीं, अग्नू नागेशिया का केस जरूर रेफर करना है एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू में, ठीक है। अगर एफआईआर में कन्फेशन है तो सेक्शन 25 के अंतर्गत तो यूज नहीं आ सकती, क्योंकि एफआईआर पुलिस के सामने करवाते हैं, तो कन्फेशन में तो नहीं। पर कोई सेक्शन 21 वाली कोई स्वीकृति है, अगर उसमें मतलब एडमिशन है, तो एडमिशन को आप यूज कर सकते हो। और क्या एफआईआर की एविडेंस, इतने लिख देना बहुत होते हैं ना। सेक्शन 21 यहाँ पर ऐड कर लो, एडिशनल में लिख लो, सेक्शन 21 भी यहाँ पर यूज आ सकता है अगर उसमें कोई एडमिशन के नेचर की कोई बात है। सेक्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 218 जनरल रूल है और 219 से लेकर एक्सेप्शन शुरू होता है, 219 से लेकर 223 तक, ठीक है। ये लिखना था पूरा के पूरा, कोई इशू नहीं है, 2-2, 3-3 लाइनों में लिख सकते हो। 219 से 223 तक की 4-4, 5-5 लाइनें उठा के लिखोगे, आपका काम। देखो, लैंग्वेज बेयर एक्ट के लिखना एसेंशियल पार्ट नहीं है, पर किसी बेयर एक्ट के अंदर जो शब्द यूज किए हैं उसी मानक के शब्द यूज करने हैं। जैसे मैंने कहा ट्रांसफ़र कर देंगे सेशन को, फिर मैंने उसको करेक्ट किया कि ट्रांसफ़र नहीं करना, कमिटल करना है सेशन को। तो क्योंकि सुपुर्द करना है, कमिटल करना है, कमिटल शब्द यूज हुआ है तो आपको कमिटल ही उपयोग में लेना है। एक नेचर होता है एक किसी चीज़ का, उस चीज़ के नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो कब कमिटल होता है कब नहीं होता, उनको समझो। 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले कि ये कोई लोअर कोर्ट है, अगर ये अपर को भेजेगा, क्या होगा, अपर को मामला भेजेगा, कब, ड्यूरिंग ट्रायल, तो इसको बोला जाता है कमिटल करना। क्या जब वो अपर कोर्ट को भेजता है छोटा कोर्ट, तो इसको कहते हैं कमिटल करना। और ये जब लोअर कोर्ट को भेजेगा तो इसको क्या कहेंगे, मेक ओवर करना। इंग्लिश में बता रहा हूं क्या कहते हैं, मेक ओवर करना। बट अगर कोई डिस्पोज आफ्टर ट्रायल किसी को लोअर कोर्ट को भेज रहे हैं तो ये होता है ट्रांसफर करना। जैसे ऊपर के कोर्ट विवादक इशू करके बड़ा कोर्ट निचले कोर्ट को ट्रायल के लिए नहीं भेजता क्या, तो किसी स्टेज पर अगर अपर कोर्ट निचले कोर्ट को कोई विशेष निर्देश के साथ मामला भेजता है, देन वहाँ ट्रांसफर यूज आता है। और यहाँ आफ्टर ट्रायल, कि जब ट्रायल ख़त्म हो जाती है तब हम फॉरवर्ड करते हैं। ये सब फॉरवर्ड को आप कहाँ पढ़ोगे, अब सेक्शन 325 सीआरपीसी पढ़ना, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि फॉरवर्ड सब यूज किया। तो 4 प्रकार के शब्द हैं ट्रायल के दौरान। अपर को भेज रहे हो कमिटल, निचले न्यायालय को भेज रहे हो मेक ओवर। आफ्टर ट्रायल अगर अपर को भेजा जा रहा है, जैसे आपने ट्रायल ख़त्म कर दी, अब सज़ा ज़्यादा देनी होती है, 325 में सीजेएम को भेजता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो वहाँ फॉरवर्ड शब्द यूज होगा। या ऊपर के कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई विवादक विरचित कर कर भेजा तो वहाँ ट्रांसफर शब्द यूज होगा। ये तकनीकी चीज़ें हैं छोटी छोटी, पर भाषा का बहुत महत्व होता है किसी भी विषय पर, कि अच्छी भाषा यूज करोगे तो बेयर एक्ट लैंग्वेज के बिना भी बराबर नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 19 नंबर को बता दिया था। 20 नंबर, यहाँ आपको सेक्शन 238 से लेकर 243 लिखना था, साथ में 248 लिखना था। 248 में कन्विक्शन है, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या लिखना था, सेक्शन 238 से लेकर 243 तक लिखना था, फिर 248 साथ में लिखना था, जब जाके आपकी ट्रायल कंप्लीट होती है। सेक्शन 21, क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 में 251 से लेकर 255 तक की प्रोसेस लिखनी थी, उसके बाद के कोई भी सेक्शन इसके काम के नहीं है। 251 से 255 लिखे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना है तो 256, 57, 58, 59 की हेडिंग लिखते हैं। बाकी 251 से 255 तक ही यहाँ पर सफिशिएंट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको थोड़ा सा के फ्लोज की सहायता से लिखना है। मैं इसको रेफर कर देता हूँ। बढ़िया टेक्निकल प्रश्न है और ऐसे टेक्निकल प्रश्न कई बार हाई कोर्ट पूछता है जब डिफिकल्टी लेवल बनाना होता है। इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश मजिस्ट्रेट किसी भी हालत में नहीं दे सकता, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है। ठीक है। और अभी एक केस आया था 2023 में, मुझे केस का नाम याद नहीं है, वहाँ पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में री इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दिए, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और बात करें तो अच्छा, और क्या था इसमें, चार्जशीट को स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई, चार्जशीट को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चार्जशीट को स्वीकार करने से आप इनकार नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट चार्जशीट स्वीकार करेगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश जनरली नहीं दिया जा सकता जब तक कि समन मामला और 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता। काफ़ी के फ्लोज हैं यहाँ पर, उन के फ्लोज की सहायता से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है। चाहे तो उसमें राजेश्वर वर्सेज उत्तर प्रदेश का लिखो, चाहे सत्यपाल वर्सेज उत्तर प्रदेश का लिखो, मीनू कुमारी वाला लिख सकते हो, पॉपुलर मुथैया का केस भी अच्छा है। ठीक है। कोई भी आप जो भी केस रेफर करना चाहें, एक अच्छा उत्तर क्वेश्चन नंबर 22 का आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने जनरल चीज़ें समझा दी है कि क्या क्या होगा। कि फर्स्ट तो इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश नहीं दे सकता, केवल समन मामला 6 मामले इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तब रोकने का आदेश दे सकते हो। सेकेंडरी, आरोप पत्र स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं डिफरेंस वाले। प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है? जब किसी मामले में पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है, फाइनल रिपोर्ट का मतलब कि मामला बनता हुआ नहीं पाया जाता, 169 में पेश होती है शायद फाइनल रिपोर्ट, 169 में जब मामला बनता हुआ नहीं पाया जाता, तो उसके अगेंस्ट, उस फाइनल रिपोर्ट के अगेंस्ट जिस व्यक्ति ने एफआईआर कराई थी वो प्रोटेस्ट पिटीशन लाता है। ठीक है। उसको चैलेंज करने वाली पिटीशन को कहा जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन, और उस प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से उसको चैलेंज करता है। और मजिस्ट्रेट प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट स्वीकार कर मामले को कंप्लेंट पर चला सकता है। आगे उस कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन करने का 156(3) में आदेश दे सकता है, या कंप्लेंट पर कोग्निजेंस, अगर कंप्लेंट पर सफिशिएंट उसको प्रोटेस्ट पिटीशन पे एविडेंस सफिशिएंट मिलता है तो 202 में आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाने का, संज्ञान लेने के बाद 202 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करवाने का आदेश कर सकता है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन और परिवाद में अंतर करना था। जनरल चीज़ें मैंने समझा दी, परिवाद क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन दोष मुक्ति, एक्विटल और उन्मोचन में क्या फ़र्क होता है? एक्विटल किस स्टेज पे किया जाता है? ठीक है, आपको पता है जब चार्ज बन जाते हैं उसके बाद एक्विटल ही होता है। अगर चार्ज नहीं बने उससे पहले डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने पे वापस मामला सबमिट किया जा सकता है। दोष मुक्ति होने पर वापस मामला लेकर उसी विवादक का या उसी चार्ज को वापस नहीं सुना जा सकता। उन्मोचन कहाँ पर नहीं होता? तो स्पेशली समन मामलों में उन्मोचन नहीं होता है, जबकि बाकी आप सेशन केस हो या वारंट केस हो उनमें उन्मोचन का प्रोविजन है। ठीक है। आगे बात करते हैं। एफआईआर और परिवाद पर अंतर आप कर ही लोगे, कोई इशू है नहीं। एफआईआर और परिवाद दोनों में बहुत अंतर है, आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है।
ये जनरल चीज़ें अगर नहीं भी मिलती किसी को, चैट जीपीटी, एआई, ओपन एआई का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आराम से चीज़ें मिल जाती है। ये मैंने पेपर को सॉल्यूशन करवा दिया। कल थर्ड पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। पर डे कोशिश से 1 या 2 पेपर का रोज सॉल्यूशन कराऊं। कल हम चार्ज फ्रेमिंग पे बात करेंगे। चार्ज फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद मैं सिविल का जजमेंट बताऊंगा, सिविल का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर सिविल के करेंगे। देखो क्रिमिनल में मैंने एक जजमेंट करवाया है, और उसके बाद हम प्रॉब्लमों पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जजमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना, चार्ज क्या क्या बनाने, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइन क्या क्या बनना, एविडेंस का एप्रिसिएशन क्या करना, यही चीज़ें जजमेंट में बदलती है, बाकी फॉर्मेट सेम रहता है। ठीक है, तो हम जजमेंट क्रिमिनल का एक कर चुके हैं। अब क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग सीखेंगे कि चार्ज फ्रेमिंग होता है क्या है। बेल एप्लीकेशन सुनने का जनरली आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है तो ई कोर्ट नामक वेबसाइट है, वहाँ ई कोर्ट पे जाकर वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है। डिस्ट्रिक्ट पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स के डेली के जजमेंट खुल जाएंगे। 2 महीने पहले का कोई भी दिन आप सेलेक्ट करो, उस दिन के सारे बेल ऑर्डर, ठीक है, बेल ऑर्डर है, कोई जजमेंट है, कोई इंट्रीम एप्लीकेशन है, सब डिसाइड हुई पड़ी रहती है। आप डाउनलोड कीजिए, अवलोकन कीजिए, क्या फॉर्मेट है, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे एविडेंस का एप्रिसिएशन करते हैं। एक्स्ट्रा सीखना है तो ई कोर्ट बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, आप आराम से जाके अवलोकन कीजिए। हमारे जैसे कई लोगों के जो जजमेंट लिखे होते हैं वो सारे वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कल मैं चार्ज फ्रेमिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं एक सिविल के फॉर्मेट पे चर्चा करूंगा। अब मेरी क्लासें रेगुलर आपको आती हुई मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम्स।